ये ईवीएम बैन होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष का इलाहाबाद हाई कोर्ट सहित पूरे देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं और जितने भी सेशन कोर्ट हैं, तमाम कोर्ट में काम करने वाले अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी के साथ हैं। उसमें महत्वपूर्ण कारण ये आता है, कई बार मैं सोचता हूँ, तमाम लोग कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, कुछ लोग कहते हैं सही है। मैं जो लोकतंत्र को समझ पाता हूँ, लोकतंत्र में बहुसंख्यक समाज की बात को माना जाता है। अगर इस देश में बहुसंख्यक समाज ये चाहता है कि ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव हो तो होना चाहिए, क्योंकि जन भावना, लोकतंत्र में तो जन भावना का ध्यान रखा जाता है ना। एक पार्टी, खाली भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्शन ईवीएम से हो, बाकी सारी विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि चुनाव बैलेट पेपर पर हो, ईवीएम से ना हो। उसके अलावा जनता भी यही चाहती है। तो जनता अगर ये चाहती है तब तो जनता की बात को मानना पड़ेगा ना। और राम भद्राचार्य को इतना काहे दिल में कुछ होता है, इलू का चक्कर है क्या राम भद्राचार्य को आसाराम बापू से मोहब्बत हो गई है क्या? और किस बात की मोहब्बत हो गई है? आसाराम बापू भी कहीं संदिग्ध समझ रहे हैं ना। तो भैया, अब आसाराम बापू के इतने भी समर्थक हैं राम भद्राचार्य। मरे मुलायम कांसीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप बताइए, एक संत होने के नाते क्या किसी एक बहुजन समाज के नेता जो शोषितों वंचितों के लिए बोल रहा हो, मान्यवर कांसीराम आज बहुजनों के पूज्य हैं, उनकी मृत्यु पर आप खुशी मना रहे हैं? ये तो तामसी प्रवृत्ति के लोगों का लक्षण है। किसी की मृत्यु पे तो दुश्मन भी खुशी नहीं मनाता है। इतनी घटिया मानसिकता के राम भद्राचार्य को प्रकृति ने ही, ये लोग तो ये मानते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है जो इस जन्म में भुगतता है। अब मेरा सवाल यह है कि इनकी दो आंखें किस आधार पे नहीं है, प्रकृति ने किस आधार पे इनको दो आंखें नहीं दी या कैसे क्या किया, ये तो इनकी आस्था का विषय है, ये जाने। लेकिन कहीं न कहीं राम भद्राचार्य जातीय घृणा से ग्रस्त, पिछड़ों से नफरत करने वाले और पाखंडी विचारधारा में लिप्त हैं, जिसके कारण ये आसाराम बापू जैसे एक बलात्कारी, बहुत सारे लोगों को बलात्कार करने वाले को फेवर ले रहे हैं। ये बहुत संदिग्ध है। हंस इसलिए दिया मैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि इन दिनों आप लोग देख पा रहे होंगे कि देश भर में ईवीएम को लेकर तमाम बड़े आंदोलन चल रहे हैं, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि जब से भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी की अगुवाई में ईवीएम को लेकर राग छेड़े गए, तब से बता दें कि देश के अलग अलग कोने में और अलग अलग राज्यों में जितने भी छोटे से बड़े न्यायालय हैं, उनमें अधिवक्ताओं के द्वारा ईवीएम के प्रति आवाज़ उठाई जा रही है कि कहीं ना कहीं ईवीएम पर रोक लगाई जाए, ईवीएम पर बैन लगाया जाए और आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 ईवीएम से ना हो करके बैलेट पेपर पे हो। तो दोस्तों आज हमारे साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुचर्चित अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य सर हैं, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल उनकी क्या राय है ईवीएम को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। सर जैसा कि आपके सीनियर अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी की अगुवाई में जो ईवीएम आंदोलन चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप उनके पक्ष में हैं? नहीं, बिल्कुल हैं। और पूरे भारतवर्ष का इलाहाबाद हाई कोर्ट सहित पूरे देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं और जितने भी सेशन कोर्ट हैं, तमाम कोर्ट में काम करने वाले अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी के साथ हैं। उसमें महत्वपूर्ण कारण ये आता है, कई बार मैं सोचता हूँ, तमाम लोग कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, कुछ लोग कहते हैं सही है। मैं जो लोकतंत्र को समझ पाता हूँ, लोकतंत्र में बहुसंख्यक समाज की बात को माना जाता है। अगर इस देश में बहुसंख्यक समाज ये चाहता है कि ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव हो तो होना चाहिए, क्योंकि जन भावना, लोकतंत्र में तो जन भावना का ध्यान रखा जाता है ना। एक पार्टी, खाली भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्शन ईवीएम से हो, बाकी सारी विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि चुनाव बैलेट पेपर पर हो, ईवीएम से ना हो। उसके अलावा जनता भी यही चाहती है। तो जनता अगर ये चाहती है तब तो जनता की बात को मानना पड़ेगा ना, और जनता की जन भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये ईवीएम बैन होना चाहिए। सर वहीं पर लोगों का कहना ये है कि अगर ईवीएम बैन नहीं हुई
तो आने वाले समय में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, अभी आप तमाम मुद्दों पे देखेंगे। पहले जब हम लोग शुरू में लोग कहते थे, राजनीतिक पार्टियां कहती थी कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, तो मुझे लगता था यार ये क्या बात कर रहे हैं, इतना मजबूत संविधान खतरे में कैसे हो सकता है। आज ये लोग संवैधानिक पदों पर बैठ करके, अलग अलग संवैधानिक पदों पे बैठ करके अपने लोगों को वहाँ ला करके वही करवा रहे हैं। रिकॉर्ड में तो आरक्षण बचा है, रिकॉर्ड में संविधान बचा है, रिकॉर्ड में लोकतंत्र है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड न संविधान बचा है, न लोकतंत्र बचा है और न ही आरक्षण बचा है। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और आप देखेंगे तमाम वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ब्रेन के अंतर्गत ओबीसी समाज के कुछ नेताओं को अपने यहाँ पद दे देती है, किसी को मुख्यमंत्री बना देगी। उस परिवार का तो हित हो जाता है, लेकिन उस समाज का भविष्य गर्त में चला जा रहा है। और इस पूरे व्यवस्था को, बहुसंख्यक समाज को, ओबीसी, एससी, एसटी के हितों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस ईवीएम को बैन किया जाए, ताकि ये सरकार सत्ता से बाहर हो और लोकतंत्र बचे, संविधान बचे और इस देश का आरक्षण बचे। तो क्या लगता है कि अगर ईवीएम बंद हो गई, ईवीएम पर बैन लगा दिया गया, तो क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव कभी नहीं जीत पाएगी? कभी का तो मैं नहीं गारंटी ले सकता हूं, लेकिन अभी हमें लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत संघर्ष में आ जाएगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी। हो सकता है हार भी जाए, क्योंकि अगर देश की जनता ये चाहती है कि इसमें, उनके मन में है कि ये गड़बड़ है, तो हो सकता है गड़बड़ है। तो इस चीज़ को हटाया जाना बहुत आवश्यक है। सर, क्या आप विश्वास करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? हो सकती है। कैसे? देखिए, इस तरीके से देखा जाए अगर, तो जैसे हम पृथ्वी पे बैठ करके चंद्रयान को कंट्रोल करते हैं, वहाँ बात नेट की आती है। तो चलो, अब इसमें ये कहा जाता है कि नेट नहीं है तो इसकी वजह से इसको हैक नहीं हो सकता है प्रोग्रामिंग हो। भाई, हैकिंग तो नेट के माध्यम से ही होती है। अब नेट से ऑपरेट नहीं होता तो ज़रूरी नहीं है, चूँकि साइंटिस्ट ही बता सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग तो हो सकती है ना, कि 10 वोट जिसको डालेंगे उसको और 11वां वोट भारतीय जनता पार्टी की, जिसको आप किसी को डालेंगे वहाँ पहुँच गया, या 5वां वोट का प्रोग्रामिंग कर दिए। तो ये सब चीज़ें, जब जनता का विश्वास नहीं है तो उसको हटाया जाना चाहिए। तो आप लोग निरंतर निर्वाचन आयोग से 50 वोटिंग मशीन क्यों मांग रहे हैं, किस लिए? देखिए, ये भानु जी की मांग है और निश्चित रूप से वो इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम हैक करके ये दिखाएं कि ईवीएम हैकिंग हो सकती है। तो निश्चित रूप से उनके पास साइंटिस्ट भी होंगे, तमाम लोग होंगे। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। मेरा जो मानना है कि ईवीएम हैक हो सकता है, इसमें संभावना है, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कहीं मामला संदिग्ध है। जब संदिग्ध है तो हटाया जाना चाहिए। तो अगर मामला संदिग्ध है सर, तो क्या किसी विशेष पार्टी के ऊपर दोषारोपण किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही गड़बड़ी की? नहीं, दोषारोपण उस पर किया जाता है जिसको लाभ हो। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई और पार्टी सत्ता में होती, अगर उसको लाभ हो रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर पार्टी का विरोध होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में हमेशा सत्ता का विरोध होता है। सत्ता को ये मार्गदर्शन दिया जाता है कि क्या आप गलत कर रहे हैं, कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। विपक्ष का काम यही है, और आपकी मीडिया का भी चौथा स्तंभ है। आपका भी ये काम होता है कि कहीं गलत हो रहा हो तो सरकार को आईना दिखाएं। तो सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल होगा, कल कोई और पार्टी आएगी तो उससे सवाल होगा। सर, जब से ईवीएम की आवाज़ उठाई गई है तब से आप लोग निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को मुखर करने का काम कर रहे हैं। कहीं आप निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं, कभी आप देश की प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मांग करते हैं। तो क्या लगता है, जो आप लोगों की मांगे हैं उस पर अमल किया जा सकता है, या फिर आपकी आवाज़ यूँ ही दबके रह जाएगी? नहीं, अभी तो दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, मैं आपके चैनल को तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ईमानदारी से कहूँ, जो मैं समझता हूँ बड़े चैनल्स जो बड़े उद्योगपतियों के हैं, ज़्यादातर बड़े चैनल बिके हुए हैं। ये कहते हुए मुझे खेद है, लेकिन ये सच्चाई है। हम लोग भी सोसाइटी देखते हैं, जिस तरीके से कोई न्यूज़ जो 5 मिनट चलना चाहिए उसको 1 घंटा चलाया जाता है, जो न्यूज़ 10 मिनट चलना चाहिए उसको 1 मिनट चलाया जाता है। ये भी एक ब्रेन गेम है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल क्रिएट किया जाता है, और ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मीडिया चलाती है। मीडिया जो अपोज करने वाले लोग हैं उनको नहीं चलाती है। आप जैसे चैनल ईमानदार है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन ज़्यादातर चैनल बिके हुए हैं और मुझे कहते हुए खेद है। और ये चैनल अगर चाहें, ये लोकतंत्र का एक 14 स्तंभ ये भी है, आपकी मीडिया, अगर ये आ जाए हंगामे पर ना, तो सरकार बुरी तरह दबाव में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। इसके लिए जो है मीडिया भी एक पार्ट है जो जिम्मेदार है। तो सर, क्या मान लिया जाए कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 है, वो आने वाले समय में जिस तरह से आप लोग निरंतर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ईवीएम मशीन पे ना हो करके बैलेट पेपर पर होगा? हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि बैलेट पे होना चाहिए।
अच्छा। अब देखिए सरकार का निर्णय क्या है कि सरकार, देखिए एक और बड़ा मैं आरोप लगा रहा हूं, जो आप लोग कहेंगे कि इजीली आरोप लगा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। इलेक्शन कमीशन पे जब शिकायतें विपक्ष की जाती हैं तो वो विपक्ष की बातें ना सुन करके, अभी एक बीजेपी का कोई प्रॉब्लम जाती है कि हाँ अपोजिशन के किसी लीडर ने गड़बड़ी कर दी, एक्शन हो जाता है। यहाँ 10-10 एप्लीकेशन और पड़े हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इलेक्शन कमीशन भी बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम कर रहा है। सर आए दिन यही बात सुनने को मिलती है कि ईडी, सीबीआई, अब ईवीएम की भी बात सब भारतीय जनता पार्टी के जो है पक्ष में है, सब भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले है। तो क्या लगता है कि हकीकत में इस बात में कुछ सच्चाई है या फिर ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है? देखिए आपकी बात पे थोड़ा सा हंसी भी आया जी। ईडी, सीबीआई का सिर्फ थोड़ा बहुत सरकारें कभी कभार अपने हिसाब से कर लेती हैं। देखिए ये भी एक कड़वा सच बोल रहा हूँ कि व्यवस्था ही, सामाजिक व्यवस्था ही कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की शिकार है। अगर कहीं 1000 रुपये में कोई 10-20 रुपये का लिया कि घोटाला कर दिया, तो चलो ठीक है, अवॉइड किया जा सकता है, जबकि गलत वो भी है, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पे है और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का नाम लीजिए, मैं इलाहाबाद के दिग्गज नेताओं का नाम ले लूँ, अरबों खरबों की ब्लैक मनी है इनके पास, पूरे देश में है। अभी बताइए, भारतीय जनता पार्टी चंद वर्षों की सरकार के बाद इनके जो कार्यालय हैं, इलाहाबाद का कार्यालय 3 मंजिला है, लिफ्ट लगी हुई है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कार्यालय 1 मंजिला है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुई। ये पैसे आए कहाँ से? सबसे ज़्यादा काला धन, अवैध वसूली का पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, लेकिन वहाँ सीबीआई नहीं जाती, ईडी नहीं जाती है और सिर्फ जाती है अपोजिशन के पास। तो हम ये कह रहे हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो ज़रा अपने कभी नेताओं की बात करिए। मैं किसी भी नेता का नाम बताएं, मैं यहाँ के दिग्गज नेताओं का नाम ले लूँ, देश के किसी भी दिग्गज नेता का नाम लूँ। अवैध संपत्तियाँ बनाई जा रही हैं, खनन के अवैध पैसे कमाए जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से अवैध पैसे कमाए जा रहे हैं और एक नेताओं के साथ, जो छोट भैया नेता उनके साथ 4-4 गाड़ियाँ चल रही हैं, फॉर्चूनर और वो थार, और हूटर लगा हुआ है, इलीगल हूटर चल रहा है। लेकिन हम कितने लोगों से लड़ेंगे? इसलिए जो है भाई, उनकी गुंडाई चल रही है, चलने दीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या लगता है ईवीएम के दम पर आप जो है इन सब चीज़ों पर रोक लगा पाएंगे? अगर सत्ता हट गई तो फिर सब कंट्रोल होगा, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, कानून के मानने वाले लोग हैं। और जो हूटर लगा के इलाहाबाद में गाड़ियां घूम रही हैं, एक बड़े भाजपा नेता के, बड़े नहीं छोट भैया नेता के थार पर कल हूटर बज गया था, कई वकीलों ने घेर लिया। हमने कहा जाने दो भाई, अभी हम लोग बोलेंगे तो कहेंगे कि ये है। 3-4 वकीलों ने कहा हूटर किस राइट से बजा रहे हो? तो इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के गाड़ी में हूटर लगा हुआ है, जरा उनसे कार्रवाई करके दिखाएं। जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, तो हम जान लें। चलिए सर, भानु प्रताप सिंह जी और महमूद प्राचा जी को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश का बहुसंख्यक अधिवक्ता समाज उनके साथ है और इस देश की बहुसंख्यक जनता उनके साथ है। वो संघर्ष करें, निश्चित रूप से आज नहीं सफलता मिलेगी तो कल मिलेगी, सफलता मिलेगी। ईवीएम बैन होगी, होना चाहिए और उम्मीद है होगा। चलिए सर, अभी तक तो हम ईवीएम के बारे में बातचीत कर रहे थे, मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था काफ़ी देर से, मैं सोच रहा था कहीं भूल ना जाऊँ, आपसे पूछ लूँ। अभी हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का एक बयान आया है, आप मुस्कुराने लगे तो हमें लगता है कि आपको पता होगा। उन्होंने कहा है कि आसाराम बापू को काफ़ी दिन हो गए जेल गए, अब उनको एक बार बाहर आना चाहिए। इस पर आपके क्या? मुस्कुराऊँ? चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है। संदिग्ध, मैं मुस्कुराहट इसलिए हो गया, संदिग्ध तो इनका भी चरित्र हो गया। अगर आप किसी बलात्कारी के साथ खड़े हैं, इस देश की न्यायपालिका ने जिस व्यक्ति को सज़ा दे दिया, कोई न्यायपालिका किसी की दुश्मन तो होती नहीं, मैं न्यायपालिका का एक अंग हूँ। अगर आपने अपराध किया है तो अपराध की सज़ा मिली है। तो आप रामभद्राचार्य को इतना काहे दिल में कुछ होता है? इलू का चक्कर है क्या रामभद्राचार्य को आसाराम बापू से मोहब्बत हो गई है क्या? और किस बात की मोहब्बत हो गई है? आसाराम बापू भी कहीं संदिग्ध, समझ रहे हैं ना? तो भैया अब आसाराम बापू के इतने भी समर्थक हैं रामभद्राचार्य की बड़ी महानता है। ये अपने ही जाति के लोगों को, इनके ये ब्राह्मण समाज से अपने को कहे हम उच्च ब्राह्मण हैं, बाकी ब्राह्मणों को कईयों को उपाध्याय वगैरह को सब नीच बोल डाल दे। हमने कहा भैया आप बोल दिया, आपकी बिरादरी का मामला, मेरा कोई लेना देना नहीं। आपने एक नारा लगा दिया, मरे मुलायम कांसीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप बताइए, एक संत होने के नाते क्या किसी एक बहुजन समाज के नेता जो शोषितों वंचितों के लिए बोल रहा हो, मानवर कांसीराम आज बहुजनों के पूज्य हैं, उनकी मृत्यु पर आप खुशी मना रहे हैं? ये तो तामसी प्रवृत्ति के लोगों का लक्षण है। किसी की मृत्यु पे तो दुश्मन भी खुशी नहीं मनाता है। इतनी घटिया मानसिकता के रामभद्राचार्य को प्रकृति ने ही, ये लोग तो ये मानते हैं कि
पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है जो इस जन्म में भुगतता है। अब मेरा सवाल यह है कि इनकी दो आँखें किस आधार पे नहीं है, प्रकृति ने किस आधार पे इनको दो आँखें नहीं दी या कैसे क्या किया, ये तो इनकी आस्था का विषय है, ये जाने। लेकिन कहीं न कहीं रामभद्राचार्य जातीय घृणा से ग्रस्त, पिछड़ों से नफरत करने वाले और पाखंडी विचारधारा में लिप्त हैं, जिसके कारण ये आसाराम बाबू जैसे एक बलात्कारी, बहुत सारे लोगों को बलात्कार करने वाले को फेवर ले रहे हैं। ये बहुत संदिग्ध है। हंस इसलिए दिया मैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, अब बलात्कारी का साथ देने वाला कौन हो सकता है, आप समझ लीजिए। चलिए ठीक है, ये तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में बातचीत हमने की आपसे। वहीं पर एक मामला इन दिनों काफ़ी तेज़ी से मुद्दे में बना हुआ है, बिहार पलटू चाचा। तो पलटू चाचा के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? देखिए, अब मैं शॉक्ड हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में 2 दिन मैं इस बात को सोचता रहा कि माननीय नीतीश जी किस आधार पर बदल। देखिए, जो मैं राजनीति को समझता हूँ उसमें आदमी राजनीतिक पार्टी के लाभ के लिए अपना किसी से अलायंस कर लेता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए कर लेता है, या पद का कोई लाभ हो। ये सीएम से सीएम है और उसके अलावा कोई बहुत उनको किसी स्तर का लाभ नहीं मिला, पता नहीं क्यों बदले, ये तो वही जाने, उनकी माया। तो मुझे समझ में नहीं, मैं 2-3 दिन से समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर उन्होंने अलायंस क्यों तोड़ा और नई पार्टी से अलायंस क्यों किया। निश्चित रूप से हमें कहीं शक है कि शायद अप्रत्यक्ष दबाव है। पीएम तो सवाल ही नहीं मोदी जी के रहते। नीतीश जी तो यहाँ तो पीएम कैंडिडेट थे, विपक्ष के पीएम कैंडिडेट थे, वहाँ तो चले गए। अब जो भी हो सकता है, बहुत कुछ उठे तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, उससे ज़्यादा कुछ। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने पलटी मारी है और उनके पलटी मारने के बाद क्या इंडिया अलायंस में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी गुस्से में है। वो शोषितों वंचितों के साथ खड़ा रहने वाला समाज इस बात से बेहद आहत है कि नीतीश जी वो बार बार देखिए, हर चीज़ की लिमिट होती है। कभी आप जीवन में 1 बार 2 बार पार्टी बदले तो लोग मानते हैं वहाँ विचारधारा मैच नहीं कर रही थी तो पार्टी बदल दिया। अब हमें तो 6 ही 7 बार याद है, कोई बता रहा था 9 बार वो पलट चुके हैं। तो आपकी एक इमेज होती है ना, कोई भी चीज़ थोड़ा बहुत मैनेज होता है। अब आप यही एक आपका धंधा हो गया तो क्या कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से इनको इतिहास याद रखेगा, इसलिए याद रखेगा कि इस तरीके से सिद्धांत नहीं बदले जाते हैं। ठीक है, कभी कभार हालात बने, आपकी मूल पार्टी से विचार नहीं मैच कर रहे हैं या आपके खिलाफ साजिश हो रही है तो आप चल के दूसरी पार्टी में किए, चलो ठीक है, तीसरी में किए। अभी रोज़ पार्टी बदली जा रही है। नीतीश जी जाने, बड़े नेता, बड़ी बात, हमारे बस के बाहर की बात है। मैं चलिए ठीक है दोस्तों, बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद थे और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुचर्चित अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य सर थे, जिनके द्वारा आप लोगों ने बहुतायत मुद्दों पर बातचीत सुनी। उनके क्या मत थे, क्या विचार थे, बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने अपने विचार रखे। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है, क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।